केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार सदन में देश का बजट पेश किया। मोदी सरकार का यह तीसरा आम बजट है। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर सरकार का फोकस है। मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। भारत की महंगाई दर लगातार कम हो रही है। बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह बजट सभी के विकास के लिए है। रोजगार बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। यह विकसित भारत का रोड मैप है। तो एक बार दिखाते हैं कि बिहार में क्या क्या, बजट में क्या क्या प्रावधान बिहार के लिए किया है, बिहार को क्या क्या मिला है। बाढ़ आपदा से राहत के लिए 11,500 करोड़ की मदद केंद्र सरकार देगा, क्योंकि बिहार हर साल बाढ़ से घिर जाता है। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का हेड ऑफिस गया में होगा। ये घोषणा निर्मला सीतारमण ने की। काशी की तर्ज पर बोधगया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा और राजगीर में सप्त ऋषि कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। यह घोषणा निर्मला सीतारमण ने आज बजट भाषण के दौरान किया। इसके अलावा सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ का पैकेज बिहार को मिलेगा। बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान। बोधगया वैशाली एक्सप्रेसवे बनेगा तो पटना पूर्णिया 4 लेन एक्सप्रेसवे बनेगा। भागलपुर बक्सर एक्सप्रेसवे भी बनाने की घोषणा निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ की लागत से 2 लेन का पुल बनेगा और भागलपुर के पीर 35 में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट प्लांट लगाने का ऐलान भी किया निर्मला सीतारमण। में 21,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट बनेगा। इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता भी मिलेगी, जिसकी मांग बिहार वर्षों से करता रहा है। बिहार में नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी होगा। तो अब सीधा रुख करते हैं पटना, जहां हमारे सहयोगी मरगूब आलम है। मरगूब, बिहार के लिए इस बजट में क्या क्या मिला है? मरगूब, बिहार में इस बजट के लिए आज निर्मला सीतारमण ने क्या क्या घोषणाएं की है जो बिहार के लिए हैं खासकर? फैसला लिया है। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने 26,000 करोड़ का एक अलग से जो घोषणा किया है वो है गंगा नदी पर पुल के साथ साथ गया राजगीर में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर घोषणा की गई है। यहाँ पर हमारे साथ हम बात करते हैं, एक आध दो विधायक हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अभी बात करते हैं यहाँ हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कह सकते हैं कि हैं पूर्व मंत्री हैं प्रमोद जी। विपक्ष तो कह रही है कि विशेष सत्र का दर्जा मिला नहीं। विपक्ष ने तो कुछ किया नहीं तो यही नहीं बोलेगा। उसके पास कोई मुद्दा है, कोई एजेंडा है, वो प्रोपगेंडा क्रिएट करने का उसका शुरू से क्या दिया है वो बूझ रहा है कि चारा घोटाला जैसे वो किया, अलकतरा घोटाला किया, उसी तरह वो मेगा घोटाला किया। वही घोटालाबाज के क्या बुझेगा? बात सुनिए, पर जितना नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है उनको मैं कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और बिहार वासी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। भूतो न भविष्यति। और जहाँ तक विशेष दर्जा की बात करते हैं, स्वयं मनमोहन सरकार ने इसे रिजेक्ट किया है, जो बहाल नहीं हो सकता है, जो इसका मापदंड नहीं रखता है। तो विपक्ष तो एजेंडा विहीन लोग हैं, प्रोपगेंडा क्रिएट करके अपनी राजनीति करते हैं। देखे नहीं है चुनाव में क्या कर रहे थे, संविधान और फिर इधर उधर क्या आरक्षण क्या क्या नहीं बोले, कुछ हुआ? जनता सब जानती है। चलिए, नया क्या है? जनता सब जानती है। देखिए, प्रमोद कुमार हैं जो पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता है। उनका कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और केंद्र सरकार ने बिहार को जितना कुछ दे दिया उसकी आशा भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मृत्युंजय जी कि विजय कुमार चौधरी जो नीतीश कुमार के करीबी हैं वित्त मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कहा
कि हम लोग केंद्र सरकार ने जो दिया हम उससे खुश हैं और इससे बिहार को विकसित करने में बहुत सहायता मिलेंगी। विपक्ष ये कह रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं, आपने जो दिया ये हर सरकार हर राज्य को देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर देती है, पुल निर्माण पर देती है, सड़क निर्माण पर देती है, अन्य तरीके से सहायता करते हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे मिलने से बिहार का विकास बहुत ज़्यादा होगा। जीएसटी कह सकते हैं कि कम होगा, टैक्सेशन कम होगा और कंपनियां बिहार आएंगी, उससे बिहार का डेवलपमेंट होगा। इसी मामले को लेकर दोनों की विचार है, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि जो मिला वो आज तक आपने कभी नहीं दिया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई अभी भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच है, समझौता करने के दोनों में से कोई राजी नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है कि विशेष राज्य का दर्जे से नीचे कुछ नहीं होगा, इसे मुद्दा बना करके हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि नीतीश कुमार ने आपके साथ धोखा किया है। चलिए मरगू, अब ये विशेष राज्य का दर्जा अब केवल राजनीतिक बातें हैं, सरजमीन पे कुछ नहीं है, ये नहीं। अब अभी हमारे साथ स्टूडियो में हम मौजूद हैं हमारे खास मेहमान सुनील केडिया जी, जो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं, और मृत्युंजय शर्मा जी जो बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। केडिया जी, जो प्रावधान किया गया आज के बजट में, जो एलोकेशन किया गया, उसमें ये देखा गया कि बिहार के लिए तो बहुत चीज़ें दी गई हैं, इस बार झारखंड अछूता रह गया। हाँ, झारखंड अपने आप को इससे अलग पा रहा है और झारखंड जो कि आदिवासी बहुल राज्य है, इसको बहुत आशा थी कि इस वर्ष जो आम बजट होगा उससे यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से कुछ न कुछ राहत और कुछ न कुछ नई योजनाओं का समन्वय मिलना चाहिए था। लेकिन जो अभी तक घोषणाएं हुई हैं, जो बातें आई हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि झारखंड थोड़ा सा मायूस है अभी जो बजट आया है उसको देखते हुए। मृत्युंजय जी, ये झारखंड के साथ इस तरह अनदेखी अच्छी बात हुई क्या? कोई अनदेखी नहीं है, हमें थोड़ा से बजट की डिटेल्स में जाना चाहिए पहले, एक बहुत ब्लैंकेट कमेंट से पहले। और कई बार क्या होता है, जब बजट आते रहती है तो हमें जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ें उसमें या स्वेस्ट से न्यूज़ मेकिंग चीज़ें वो दिख जाती हैं, लेकिन जब तक हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं तब तक हमें दिखता नहीं है कि उसका एलोकेशन डिफरेंट फील्ड्स में कितना है, डिफरेंट स्टेट्स को कितना है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कितना है, जो एक बहुत प्राइमा फेसी, और भी इनफैक्ट प्राइमा फेसी अभी जस्ट मुझे एक स्कीम का नाम आया है, जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसका पूरा का पूरा फोकस ही जनजातीय गाँवों पर है, उन समुदायों पर है जो अभी तक विकास से अछूते रहे हैं। आपने देखा होगा इनफैक्ट जब पिछली बार प्रधानमंत्री हमारे खूंटी आए थे और उन्होंने जो एक स्कीम की लॉन्च की थी, जनमन अभियान, उसका भी पूरा का पूरा फोकस जनजातीय समुदायों पे ही था। इसके अलावा आप कोई भी सेक्टोरल स्कीम देखेंगे, चाहे आप वो रोड्स का स्कीम देख लें, आप रेलवे का लोकेशन देख लें, किसी में भी देख लें, तो उन सब में सारे स्टेट्स को कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स जाते हैं। तो झारखंड में क्या क्या प्रोजेक्ट्स गए हैं, ये ऑफकोर्स मेरे ख्याल से अभी डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से झारखंड अछूता नहीं है और ना रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। सुनील केडिया जी, इस बार देखा गया है बजट में एमएसएमई के लिए एक ये बहुत ही सुखद है, एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें जो लोन है, मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है और सेल्फ गारंटी पर लोन मिलेगा एमएसएमई में। इसके लिए कोई कलेक्टोरियल और कोई भी थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। इससे निश्चित रूप से युवाओं को, नए आने वाले एंटरप्रेन्योर को इससे लाभ होगा और हम इसको अच्छे रूप में देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो लोग अपने स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं उन्हें इससे लाभ होगा। जी जी। और बेरोज़गारी पर भी, दूर करने पर भी ज़्यादा फोकस इस बार के बजट में मृत्युंजय जी देखा गया। कई तरह के स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं जो बेरोज़गारी दूर करेगा। कई टॉप कंपनियों के लिए भी कई हिदायतें हैं इसमें कि कैसे बेरोज़गारी दूर हो, कैसे उनको स्टाइपेंड मिले बेरोज़गार युवकों को। जी बिल्कुल, बिकॉज आप देखेंगे कि कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी में जो आप जाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब्स बहुत एक छोटा परसेंटेज होता है टोटल जॉब्स का इकोनॉमी में, 2 से 3%। तो एक जो बड़ा दारोमदार आता है वो प्राइवेट सेक्टर पर आता है जॉब्स क्रिएट करने के लिए, और उसमें गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट उसमें स्किलिंग का रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट उसमें इंटर्नशिप्स का रोल प्ले करती है। तो अब इस बजट में देखेंगे ऐसे बहुत सारे स्कीम्स लाए गए हैं, प्रावधान लाए गए हैं। जैसे सबसे पहले आप एक देखें, हब एंड स्पोक मॉडल पे 1000 ITIs के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है।
आप दूसरा देखेंगे करीब करीब 1 करोड़ युवाओं के स्किलिंग की बात की गई है, इंटर्नशिप्स की बात की गई है स्टाइपेंड देकर। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक वेलकम कदम है, खास करके एक ऐसे ग्लोबल सिनारियो में जहां अगले 5 वर्षों में खास करके हम देखेंगे कि जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जिसके कारण एक तरह से एक नैरेटिव चला है कि बहुत सारे जॉब्स ऑटोमेट होंगे, तो उसके लिए जो हमारा युवा वर्ग है वो तैयार होगा और नए जॉब्स के लिए वो रेडी होकर उन जॉब्स को पिक कर सकता है। बिल्कुल। और क्या सुनील केडिया जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के में और एक व्यवसायी होने के नाते बजट की क्या खास बातें आप समझ रहे हैं कि अभी तक जो बजट पेश किया है उन्होंने, उसमें क्या कुछ खास बातें हैं जो देश की तरक्की के लिए, हर क्षेत्र में तरक्की के लिए बेहतर माना जाए? मुख्य रूप से लोगों के पॉकेट में पैसा आना और उससे खर्च करना, ताकि जिससे व्यापार आगे बढ़े। बाजार जो कि मंदी की ओर अभी तक वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मंदी है, तो उस मंदी से उबरने के लिए जब आपके पास पैसा होगा और आप उसे बाजार में जाएंगे खर्च करने के लिए, तो दुकान में आप गए, खर्च किए, तो उसकी बिक्री बढ़ेगी, उससे और व्यापार आगे बढ़ेगा। तो इस दिशा में सरकार का सकारात्मक बहुत सारा प्रयोग और बातें हैं। जैसे खास करके प्रत्यक्ष आयकर जो है उसमें जो उसका स्लैब बदली किया गया है, 3 लाख तक बने टैक्स फ्री कर दिया गया है। जो नौकरी पैसा है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 तक कर दिया गया है। टैक्स के स्लैब को भी रिवाइज किया गया है। तो इससे लोगों का जो नेट टैक्स था वो निश्चित रूप से कम होगा और उनके पॉकेट में वो पैसे बचेंगे, बचत बढ़ेगी और उसे वो खर्च करने के लिए सक्षम होंगे। और दूसरी चीज़ें भी सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कम किया है। बहुत सारा दूसरा सामान जो है उसको सस्ता किया गया है, जो कि खास एक चीज़ मैं देख रहा था कि कैंसर की दवा जो इंपोर्ट होगी उस पर सरकार ने फोकस किया है, जो कि एक भारत में बहुत बड़ा पेंडेमिक के तौर पे बढ़ रहा था। प्राय परिवारों में महंगी थी, दवाइयाँ बड़ी महंगी मिल रही। हाँ, तो उस पर भी सरकार ने सकारात्मक रूप से कदम बढ़ाया है। और ये एक मिला जुला प्रयास है कि हम कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर सही ढंग से चलाएं। उसमें हमारे वित्त मंत्री का एक सार्थक प्रयास रहा है। जी, आपने कहा मंदी है, थोड़ा बहुत मंदी का भी दौर है। मंदी का वजह क्या है? मंदी देखिए, पूरे यूँ तो हम देखेंगे कि विश्व अभी कुछ तो युद्ध से गुजर रहा है 2 जगह, उसका भी असर है। और ऐसा वक्त पर अभी जैसे कुछ तो हमारे यहाँ खास करके झारखंड में अभी मानसून उतनी बढ़िया से नहीं आई है, तो इन सभी चीज़ों का भी असर है। एक मांग थी किसानों की कि वो चाह रहे थे कि जो आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा जैसे सुखाड़ हो गया, बाढ़ हो गया, जब उस समय उसके लिए कुछ खास बंदोबस्त करना चाहिए किसानों के लिए, ताकि किसान उससे प्रभावित ना हो, उनकी खेती प्रभावित ना हो, आर्थिक नुकसान ना हो। भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए। तो इस क्षेत्र में, इस बजट में आपको क्या कुछ खास दिख रहा है? ऐसा तो अभी डिटेल आएगा तो और मृत्युंजय जी, आपने कुछ पढ़ा होगा बजट पे, किसानों पे तो बहुत सारी बातें आई हैं। किसानों पे बहुत सारी बातें आई हैं। अब जनरली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे इसके लिए, सुखाड़ वगैरह के लिए, सबसे जो गवर्नमेंट का इंश्योरेंस स्कीम है, आप देखेंगे सबसे बड़ा इंश्योरेंस स्कीम है पूरी दुनिया का, इनफैक्ट फार्मर्स के लिए। अभी इसमें क्या क्या प्रोविजंस है वो हम लोग थोड़ी देर में डिटेल्स देख के डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से एक जो सबसे सकारात्मक चीज़ आई है इस बजट में, वो आप देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे जो लगातार सरकार इंक्रीज करते जा रही है। इस बार 9.5 लाख करोड़ आप देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे सरकार खर्च करने जा रही है। ये किसी भी पिछली सरकार से अनप्रेसिडेंटेड, इनफैक्ट 2020 से ही कंपेयर करेंगे तो हम लोग करीब करीब 3 गुना कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे आ चुके हैं। और ये, इससे कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रहता है। तो अगर हम किसी एक रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, रेल्स की बात करते हैं, पोर्ट्स की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उससे कृषि को भी लाभ होता है। कृषि में ट्रांसपोर्टेशन को लाभ होता है। कृषि में सामान, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे फाइनल फसल हो, उसको सही जगह पे स्टोर करने में, पहुंचाने में लाभ होता है। तो मेरे ख्याल से सारे सेक्टर्स में उसका असर हमें दिखेगा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में ग्रोथ आया है। दूसरा एक और भारत सरकार ने आज निर्मला सीतारमन ने जो जोर दिया है वो एडुकेशन पर 148 लाख रुपए शिक्षा और शिक्षा से होने वाले रोजगार पे खर्च करेगी केंद्र सरकार। ये कितना फ़ायदेमंद होगा भारत में बेरोजगारों को की डाटा कम करने में?
मुझसे जी पूछ जी रहे हैं? केडिया साहब। जी देखिए, इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हायर एजुकेशन पर एजुकेशन लोन था उसकी सीमा भी बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। जी और इससे क्या होगा कि ऐसे बच्चे जो कि मेधावी हैं किंतु पैसे के अभाव में पढ़ नहीं शिक्षा पाते। प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उनको इसमें आगे बढ़ने में बहुत सहायता होगी। और जैसे जैसे लोग शिक्षित होंगे वैसे वैसे निश्चित रूप से हमारा देश प्रगति करेगा और इसमें आर्थिक स्वरूप उनका संबल होगा। तो निश्चित रूप से ये अच्छा है और कौशल विकास के ऊपर भी सरकार का पूरा ध्यान है। उससे क्या होगा कि लोग स्किल्ड होंगे, जब स्किल्ड होंगे तो उन्हें नए नए क्षेत्रों में काम करने का अवसर और काम करने की सुविधा प्राप्त होगी। देश की टॉप कंपनियों को भी ये कहा गया है 100 कंपनियों को इंटरप्रेन्योर के लिए कहा गया है, 100 टॉप कंपनी इंटर्नशिप के लिए, और उन्हें 5,000 रुपया प्रति माह मिलेगा और वो 4 करोड़ लोगों को है। जी, बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह कई IIT, ITI, IIIT वगैरह खोलने की भी का भी ऐलान किया गया है, नए नए अगले वर्ष में खुलेंगे वो। निश्चित रूप से बिहार के लिए इस बार घोषणाओं की झड़ी लग गई है। राजगीर सप्तऋषि कॉरिडोर बनाया जाएगा, विष्णुपद महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पे बोधगया में बनाया जाएगा। ये तो टूरिज्म के लिए भी और एक रिचुअल टूरिज्म जो धार्मिक पर्यटन है उसके लिए भी बड़ी बात है और राज्य सरकार की आमदनी भी इससे बढ़ेगी। मृत्युंजय जी। जी, तो बिहार और आंध्र प्रदेश को इनफैक्ट दोनों को मैं लेके चलूंगा। दोनों को जो विशेष पैकेज मिला है मेरे ख्याल से ये बहुत स्वागत योग्य है। आप देखेंगे दोनों स्टेट्स, बिहार तो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा रहा है और आंध्र प्रदेश जब से तेलंगाना का बाइफर्केशन हुआ है तो स्टेट को बहुत ज़रूरत रही है अपने आप को उस ग्रोथ के पाथ पे लाने के लिए। माफ कीजिएगा मृत्युंजय, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा शायद नहीं हुई। नहीं, बिहार के लिए कई योजनाओं की घोषणा। जी जी, मैं ठीक है, मैं वो उस वर्ड को यूज नहीं करूंगा। जी। लेकिन इन विशेष परियोजनाओं के तहत जो एलोकेशन हुआ है फंड्स का, मेरे ख्याल से उसकी बहुत जरूरत है। विशेष फंड में, विशेष पैकेज में जनरली एक कैश दिया जाता है, इसमें प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आप उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हमें दिख रहे हैं ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स है अगर आप देखेंगे, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं इनके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। हम जनरली देखते हैं कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का मल्टीप्लायर इफेक्ट एक इकोनॉमी में बोलते हैं कि अगर आप 1 रुपए जनरली किसी व्यक्ति को देंगे तो 1 रुपए का एक्सपेंस हुआ, लेकिन अगर 1 रुपए का आप रोड बनाएंगे तो इकोनॉमी में 3 रुपए बन के वापस आता है। आप वही रेलवेज में डालेंगे तो 1 रुपए 4 रुपए बन के वापस आता है। दूसरा, इनफैक्ट जितने ये हम लोग रिलीजियस कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं, टूरिज्म कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं, इनका भी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत हाई होता है। आज अब देख लीजिए पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से काशी, अयोध्या, उज्जैन, इनका विकास हुआ है, ना सिर्फ एज अ रिलीजियस प्लेस बल्कि इकोनॉमिकली, बिल्कुल वो सबने देखा है। तो मेरे ख्याल से बहुत स्वागत योग्य है कि राजगीर में, गया में भी अगर इस प्रकार से विकास हो जाए तो अपने आप में वो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन जाएंगे वो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स। बिल्कुल। और वहाँ गया में तो इन्होंने ऐलान किया कि वहाँ नया इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ बनाया जाएगा जी, अमृतसर या उसके हब के रूप में उसे डेवलप किया जाएगा। जी। तो ये भी एक डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए खासकर ये एक बड़ी बात होगी। इसी तरह पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे 26,000 करोड़ एक्सप्रेसवे पे दे रही है केंद्र सरकार बिहार को। लेकिन वही मैं एक बार फिर ये बात दोहराना चाह रहा हूँ कि झारखंड को भी ज़रूरतें हैं, उसकी भी हैं। आपका केवल आदिवासी क्षेत्रों के लिए योजनाएं बना देने भर से काम नहीं चलने वाला। मृत्युंजय शर्मा जी। जी बिल्कुल। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि इससे काम चलने वाला है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोजेक्ट्स चाहे रोड्स के हैं, रेलवेज के, उनका एलोकेशन नहीं देखा है ना। तो उनके एलोकेशन जब तक हम नहीं देखते हैं कि उन फंड्स को किन हाईवेज के लिए, सो लेट्स से अगर एक कलकत्ता अमृतसर हाईवे का हब अगर गया को हम बोल रहे हैं, उसको बार बार हम फोकस कर रहे हैं, तो उसका 25% हिस्सा कम से कम झारखंड से पास करेगा। तो हमें उसको लेके चलना पड़ेगा कि वो झारखंड के फायदे के लिए हैं। इसी प्रकार से रेलवे प्रोजेक्ट्स अगर आप देख लें, जितने सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम्स हैं वही देख लें। अगर हम स्किलिंग की ही बात कर रहे हैं, अगर हम बोलते हैं कि देश के 1 करोड़ युवाओं को स्किल किया जाएगा, तो उस 1 करोड़ युवाओं में झारखंड के भी युवा होंगे। अगर हम बोलते हैं कि इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाएगी तो झारखंड के भी युवा होंगे। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार से ऐसे बहुत बाइफरकेट करके भी अगर देखना है तो थोड़े डिटेल्स का वेट करना चाहिए और फिर हमें देखना चाहिए कितना फाइनल एलोकेशन। जी बिल्कुल। और केडिया साहब, ये सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत उत्साह नज़र नहीं आया, गिरावट ही दर्ज हुआ है, आखिर क्यों? वो रिकूप कर रहा है। आप देखिए वापस लौट रहा है। अभी मैंने तुरंत देखा, अभी 148 पॉइंट
सेंसेक्स वापस ऊपर की ओर आ रहा है, निफ्टी भी 30 मतलब पॉइंट वो अभी ऊपर आ वेट गया। कर रहा था कि हाँ, थोड़ा बजट वो भाषण सब लोग पूरा हो बजट जाए। भाषण का वेट कर रहे थे कि भाई कैसा बजट आता है। लोगों के मन में संशय तो रहता ही है ना। जी बिल्कुल। चूंकि पिछले कुछ समय में हम लोगों ने ऐसा देखा था, तो लोगों को इच्छा तो थी, समझ में भी आ रहा था कि नहीं कुछ नई चीज़ें, नई सरकार आई है तीसरी बार, तो लोगों के राहत के लिए मध्यम वर्ग को कुछ राहत पहुंचाई जाएगी। जो आयकर में आप देख रहे हैं वो मध्यम वर्ग के लिए ही, एक तरह से नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग लोगों के लिए ही है, तो वो तो है। आपने देखा होगा सर, सीतारमण जी ने कहा कि 100 ऐसे शहर होंगे जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसमें झारखंड के भी 2-3 शहर तो निश्चित रूप से होने चाहिए जिन पर जो कि विशेष कोटि में आएंगे। और शहरी क्षेत्रों को और क्या मिला? शहरी क्षेत्रों में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लस शहरी आवास जो योजना है उसमें 1 करोड़ नए प्रावधान लाए गए हैं निर्माण के, तो इसमें निश्चित रूप से हमारे शहर को भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। नहीं, ओवरऑल शहरी क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत पैसा है ना, 11.11 लाख करोड़ रुपया दिया जा रहा है। तो अभी देखिए, अभी तुरंत चूंकि 11:30 पौने 12 में ये हुआ ही है खत्म और हम लोग चर्चा के लिए आए हैं, निश्चित रूप से थोड़ा समय और मिलेगा तो हमें इसमें एलाबोरेशन के लिए जगह है जो हमें देखने को मिलेगी। और अब हम आपको दिखाते हैं कि बजट में क्या क्या बड़ी बातें रही, क्या क्या बड़े ऐलान हुए। 3 लाख तक की आय अब कर मुक्त हो जाएंगे, ये बजट की सबसे अहम बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर 10 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, ये घोषणा निर्मला सीतारमण ने किया। इसके अलावा महिला लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11.11 लाख करोड़ का आवंटन, एक बड़ी रकम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, जो अभी केडिया साहब बता भी रहे थे। मुद्रा लोन की सीमा भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। अब बेरोजगार युवक जो अपनी खुद रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदे की बात है। रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीम लागू की गई है। यह भी बेरोजगारी दूर करने का एक बड़ा कदम होगा। 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनेंगे, जिनमें बिहार में गया में भी एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की योजना है। शहरों में 100 स्ट्रीट मार्केट खुलेंगे, वेल एस्टेब्लिश्ड स्ट्रीट मार्केट्स खुलेंगे, जो काशी की तर्ज पर बोधगया में मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। 1 करोड़ गरीबों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की लागत से घर मुहैया कराया जाएगा, उनमें उनकी ज़मीनें खरीदना भी शामिल है, उनके घर बनाना भी। उसी तरह 3 लाख तक की आय अब कर मुक्त होगी। इसके अलावा देखते हैं युवाओं के लिए क्या बड़ी खास बातें रखी गई इस बजट में। 10 लाख तक के एजुकेशन लोन 3% की छूट देने वाला ई वाउचर के साथ मिलेगा युवाओं के लिए लोन। छात्रों के लिए पहली बार नौकरी पाने वाले युवकों को 2 साल तक हर महीने 300 रुपये अतिरिक्त PF दिया जाएगा। अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन 10 लाख तक देसी संस्थाओं में पढ़ने के लिए छात्रों को मिलेगा। इसके लिए बजट में 2 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए बड़ी घोषणा है, बड़ा ऐलान है। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी हर साल। ये युवाओं के लिए आज केंद्र सरकार 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए 5 योजनाएं लाएंगी। आने वाले 5 साल में 2 लाख करोड़ युवाओं को, इसके अलावा अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकार इंटर्नशिप प्रदान कराएगी। 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार। अगले आने वाले 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया गया है बजट में। और युवाओं के लिए 5 नई योजनाओं का ऐलान भी किया गया। कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। और 4 सालों तक UPFO में सरकार भी कंट्रीब्यूशन करेगी। ये बड़ा सुकून वाली खबर है युवाओं के लिए। संगठित क्षेत्र में रोजगार नहीं पाने वालों को पहले महीने की सैलरी दी जाएगी। रोजगार पाने वाले नियोक्ता को हर महीने 3,000 रुपए की मदद देगी केंद्र सरकार। अब बजट पर राजनीतिक
बजट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, पक्ष विपक्ष का क्या कहना है अब हम आपको सुनाते हैं। 26,000 करोड़ रुपए का सड़क के लिए उपबंध किया गया है। तो ये बिहार की जरूरत के हिसाब से किया गया है ना। और जब 1990 से 2000 तक जब झारखंड नहीं बना था, पर्वतीय क्षेत्र था, आदिवासियों की बड़ी आबादी थी, उस समय लालू जी को राजनीतिक ज्ञान नहीं हुआ था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, आपने देखा कि विपक्ष जो है जिस तरह से हल्ला हंगामा कर रहा था, आज उनको एक मुंह पर करारा तमाचा मिल गया। जैसे एकाएक टायर पंचर हो जाता है, उसी तरह विपक्ष का जो है ये मुद्दा पंचर हो गया। और बिहार सरकार को आज जितना बड़ा केंद्र सरकार ने पैकेज दे दिया कि आज उनको जो है मुंह पर इससे बड़ा कोई तमाचा नहीं होगा। उनकी पार्टी की सरकार केंद्र में है और कॉरपोरेट घराने के द्वारा तैयार किए गए बजट को ये लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं। ये जो मिला है बिहार को, पहले भी मिलता रहा है। कोई नई चीज क्या मिला है बिहार को? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो एक बात होती है, हम लोग भी धन्यवाद देते केंद्र सरकार को, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है। इसलिए इस बजट को मैं यही कहूंगा कि कॉरपोरेट घराने के द्वारा तैयार किया गया ये बजट है। अब देखते हैं बिहार के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जी ने क्या कहा बजट के पूर्व। बिल्कुल, हम लोग तो शुरू से कहते थे ना कि हम लोग आशावान हैं, और आज हम लोग बिहार की तरफ से प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं, वित्त मंत्री जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बिहार की जो मांग थी उस पर पूरी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बिहार को अलग से मदद करने की, पैकेज देने की व्यवस्था की है। और हम लोग तो शुरू से कहते थे, और हम लोगों की मांग भी यही थी कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। अगर उसमें कोई व्यवहारिक कठिनाई है तो आप विशेष पैकेज दे दीजिए, विशेष मदद कर दीजिए। और ये आज बिहार वासियों के लिए प्रसन्न। तो ये तो थी बिहार की बातें। अब दिखाते हैं झारखंड को क्या मिला इस बजट में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की गई है बजट में। ये खासकर झारखंड को प्रभावित करेगा और आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भी की घोषणा भी आज की गई। अब देखते हैं कि टैक्स के स्लैब में क्या परिवर्तन हुआ। ये 0 से 3 लाख तक की आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख तक की आमदनी वालों को 5% टैक्स देना होगा और 7 से 10 लाख तक वालों को 10% का टैक्स भुगतान करना होगा। इसी तरह 10 से 12 लाख तक की आमदनी वालों को 15% का टैक्स भुगतान करना होगा और 12 से 15 लाख की आमदनी वालों को 20% कर भुगतान करना होगा। 15 लाख से ज़्यादा की कमाई वालों को 30% टैक्स देना होगा। तो टैक्स के बजट स्लैब में भी सरकार ने एक मामूली रद्दोबदल किया है, मामूली परिवर्तन किया है। तो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दोनों मेहमान सुनील केडिया जी और मृत्युंजय शर्मा जी भी मौजूद हैं। आप लोगों ने देखा बिहार को क्या मिला, झारखंड को क्या मिला और टैक्स में क्या रियायतें दी गई हैं। इस बार टैक्स में जो रियायतें दी गई हैं सुनील केडिया जी, क्या फ़ायदा होगा उससे? बहुत मामूली सा रियायत है। मुझे लगता है इसका कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे जी, तो जो एक औसत बेनिफिट आय है 15 लाख तक, जी, तो 15 लाख तक की आय में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि करीबन 40,000 रुपया तक का लोगों को टैक्स बचत होना चाहिए। 20% का उसमें प्रावधान रखा गया है। हाँ, पहले ये 20% 10 लाख तक था, जी, अब वो 12 लाख तक हो गया है। तो 2 लाख रुपए पर 20% मैं सीधा कैलकुलेट कर रहा हूँ। उसी से मुझे लग रहा है कि 40,000 रुपया तो निश्चित रूप से लोगों के पॉकेट में आएगा इससे, जो कि वो खर्च करने में उनको होगा। और जो नौकरी पेशा है उसको 25,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन में ही बढ़ रहा है। पहले 50,000 की सीमा थी, वो 75,000 हो गई। तो लोगों को 40-50 हज़ार रुपया साल का पॉकेट में है। तो ये आज के
समय में बहुत मामूली ही रकम है, लेकिन फिर भी जो बचत है वो तो बचत होगी। हाँ, खासकर जो छोटे आय समूह वाले लोग हैं 3 लाख से 10 लाख तक के, 3 से 7 लाख वालों को 5% और 7 से 10 लाख 10%, उनको क्या बेनिफिट होगा? पहले ये 5 लाख तक था 5%, वो अब 7 लाख तक हो गया। तो 2 लाख में पहले 10% से अब वो कम हो गया 5%, तो उसमें कुछ पैसा, और जो 7 लाख से 10 लाख तक था 20%, उसके जगह वो 10% हो गया। तो ये वही है, पैसा उसको थोड़ा सा मतलब कुछ हजार रुपए अब हर साल सेव हो सकेगा आय के हिसाब से, जिसकी जितनी आमदनी है उस हिसाब से उनको थोड़ा सा आर्थिक फायदा मिलेगा। तो हर आदमी की ज़रूरतें थोड़ी सी आसान हो गई, ज़रूरतें पूरी कर, अहम माना जाए। हाँ, कुछ सरकार ने कुछ प्रयास किया है, लेकिन बहुत इससे ज़्यादा की लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि काफ़ी समय से टैक्स स्लैब में बहुत बदलाव नहीं हो रहे थे। तो ऐसा समझा जा रहा था कि ये जो 3 लाख किया गया, ये निश्चित रूप से 5 लाख हो जाएगा, क्योंकि आज जितने खर्चे बढ़ गए हैं हमारे, तो 3 लाख का मतलब होता है कि 25,000 रुपया, 5 लाख होता तो ये करीबन 40,000 रुपया होता हमारे लिए, कि हम 40,000 तक का कमा रहे हैं तो हमको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, वो पूरा पैसा हम खर्च कर पा रहे हैं। लेकिन अभी वो आपके लिए 25,000 ही ऐसी रकम है। 25,000 बहुत छोटी रकम है अगर वैसे देखा। अगर आप 3 लाख देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसको मैंने डिवाइड कर दिया महीनों में बराबरी पर, तो वो 25,000 होता है। 25,000 ही एक तरह से है जो कि आपको टैक्स फ्री पैसा है, बहुत मामूली रकम है जो नहीं तो उसके बाद के हर पैसे पर आपको टैक्स देना। और टैक्स तो हम लोग को देखिए खाली ये तो प्रत्यक्ष कर है ना, हर आदमी जो कोई प्रत्यक्ष कर नहीं भी दे रहा, उसको भी दूसरे बहुत सारे माध्यमों में टैक्स तो देना ही पड़ता है। हमको जीएसटी के रूप में, हमको एक्साइज के रूप में, या दूसरे रूप में टैक्स तो हम देते ही हैं, सभी लोग देते हैं टैक्स। और उसी हिसाब से घर का बजट भी बनता है, जो आमदनी है क्या टैक्स देना है, कितना साल में बच जाएगा, बजट भी घर का। वैसे एक जो यहाँ रोजगार पे डिपेंड 80% आबादी है हिंदुस्तान में, तो उनके लिए एक बड़ा मायने है, मतलब रखता है कि टैक्स में इजाफा हो। मृत्युंजय जी, जो हमने दिखाया आपको कि झारखंड के लिए भी खासकर झारखंड के लिए वो नहीं है, विशेष तौर पर वो तमाम आदिवासी इलाकों के लिए हो, देश में जहाँ भी हो। झारखंड भी हमारा उससे अछूता नहीं रहेगा, कुछ फ़ायदा उनको भी मिलेगा। तो उसको आप किस नज़रिए से आंक रहे हैं? एक तो वो जो जनजातीय उन्नत योजना आपने देखी, जिसमें करीब 5 लाख आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने की बात की गई है। जी। एक तो वो है जिससे एक बहुत बड़ा तबका झारखंड में इफेक्टेड होगा। दूसरा, मैं अभी जस्ट डिटेल्स देख रहा था, तो एक पूर्वोदय प्लान करके निर्मला सीतारमण जी ने मेंशन किया है, जिसमें जो पिछड़े ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्रा उन्होंने लिया है, इन 5 राज्यों को। उनके लिए उन्होंने कहा है कि विशेष रूप से प्लान्स निकाले जाएंगे और विशेष रूप से उस पर फोकस किया जाएगा। तो उसके डिटेल्स अभी अवेटेड है, मेरे ख्याल से उससे भी झारखंड को फायदा होगा। और दूसरा, वही फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उसके डिटेल्स जैसे जैसे आएंगे, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट्स हो, 63,000 गाँवों को वो जो प्रावधान उसमें आया है पर जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, जो ऐलान किया है निर्मला सीतारमण ने। इसके अलावा आदिवासी बहुल गाँवों और आकांक्षी जिलों में 63,000 गाँवों को कवर किया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ मिलेगा। आकांक्षी गांव झारखंड में भी बहुत सारे हैं। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे देश में, झारखंड में ही हमारे, जी, राइट। तो उसके हिसाब से भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से एलोकेशन शायद झारखंड को ही उसमें मिलेगा। चलिए, अब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जरा सुन लेते हैं। बिहार के लिए जिस तरह खजाना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला है बिहार के स्वर्णिम विकास के लिए, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे एयरपोर्ट की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, बिजली के सेक्टर की हो, चाहे वो धार्मिक स्थानों के विकास की चर्चा हो, सभी चीज़ों पर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत के खजाने को बिहार के तरफ खोलने का काम किया है। मैं विशेष तौर पर उनको धन्यवाद भी देता हूँ। बिहार के विकास के लिए उनका एक महत्वपूर्ण योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मृत्युंजय जी, हम लोग बात कर रहे थे आदिवासी गांवों और आदिवासियों के कल्याण के विकास के लिए योजनाओं पर। जी मृत्युंजय जी, तो आकांक्षी गांव की तरफ हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जो है, आकांक्षी जिले वाला प्रोग्राम, उसको अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स अपने झारखंड से ही आते हैं उसमें।
और आप देख लीजिए उस पर बहुत स्पेशल फोकस रहता है केंद्र सरकार का। आपने देखा होगा उसमें डायरेक्टली पीएमओ का इंटरवेंशन होता है और जितने भी स्कीम्स सेंटर के होते हैं उन सारे स्कीम्स की मॉनिटरिंग, उसका हर एक मंथ का उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो डायरेक्टली इंटरेक्शंस होता है पीएमओ और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के बीच। बीच बीच में आपने देखा होगा कि पीएम खुद संवाद करते हैं इन जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, चुन चुन के आकांक्षी जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। उनमें से कुछ ज़िले जिनके प्रदर्शन बहुत अच्छे होते हैं उनके रैंकिंग्स निकाले जाते हैं। अभी उसमें कुछ ज़िलों को इनफैक्ट अवार्ड्स भी दिए गए थे पीएम के द्वारा। हमारे यहाँ का भी गुमला ज़िला था, इसके डीसी को अवार्ड दिया गया था पीएम अवार्ड उसके लिए। तो मेरे ख्याल से वो एक प्रोग्राम है। ये जो जनजातीय उन्नत योजना है इसमें भी जो डिटेल्स आएंगे। एक जनमन योजना जो ऑलरेडी चल रही है सैचुरेशन मोड पे, मुझे वो एक स्कीम बहुत अच्छी लगती है, जिसको अब ये देखकर चले कि वो एक्चुअली कंटिन्यूस स्कीम है। इस बजट में भले ही उसको अलग से बोला ना गया हो, लेकिन वो कंटिन्यूस स्कीम है कि जितने भी केंद्र की योजनाएं हैं वो नॉर्मल जगहों पे तो पहुंच जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो दूरस्थ एरिया है और उसमें से झारखंड में ज़्यादातर आदिवासी एरियाज ही हैं, वहाँ नहीं पहुंच पाती है। तो इन सारे स्कीम्स को किस प्रकार से हम सैचुरेशन मोड में ले जाएं इन टोलो बस्तियों में, जनमन योजना उसकी एक बहुत अच्छी स्कीम है और वो भी लगातार कंटिन्यूसली चल रही है। बिल्कुल। और निर्मला सीतारमण ने एक अभियान का ऐलान किया है, जो उन्नत ग्राम अभियान, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान अभियान चला के उन गाँवों को उन्नत किया जाएगा। उन गाँवों को हर क्षेत्र में डेवलप करने की कोशिश होगी। सरजमीन पर सरकारें उसको कितना उतार पाती हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। सुनील केडिया साहब, जो व्यावसायिक क्षेत्र है देश भर का, खासकर झारखंड का, बिहार का, उन व्यावसायिक क्षेत्र को, व्यवसायियों को क्या लाभ मिलेगा? चाहे वो टैक्स का मामला हो, कुछ रिलैक्सेशन का मामला हो। एक बड़ी मांग थी जीएसटी का सरलीकरण किया जाए, जीएसटी को फिर से रिव्यू किया जाए। जीएसटी पे कोई खास बात नहीं हुई, तो क्या लाभ मिलेगा या नुकसान होगा व्यवसायी वर्ग? जीएसटी पर तो निश्चित रूप से काम करने की बहुत आवश्यकता है। जीएसटी में जब शुरू में जीएसटी आया था तो ऐसा लगा था कि इसके आने से व्यवसायियों का बहुत सारा कल्याण कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया है। अभी हमें इतने सारे उसके रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, उसके फॉर्म भरने पड़ते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और भी दूसरे बहुत सारे, एक पूरा मैन पावर इन्वेस्ट करना पड़ता है। हाँ, इसमें सरलीकरण की बहुत आवश्यकता है और वित्त मंत्री जी निश्चित रूप से इस पर कुछ करें तो व्यवसायियों का थोड़ा कल्याण होगा और व्यवसायी इससे राहत महसूस करेंगे। देखिए, टैक्स का जितना इम्पोजिशन है, जितने तरह, इसका सरलीकरण होना तो बहुत ज़रूरी है। सर, आप एक ही आदमी के ऊपर कई एक तरह के टैक्स लेते हैं, इन सभी को हटा करके, मिला करके एक ही बार एक अच्छा टैक्स आप ले लीजिए, ताकि कि लोगों को बहुत सारे रिटर्न्स भरने, बहुत सारे फॉर्म भरने, बहुत सारा डिक्लेरेशन देना होता है। उन सब से आदमी, छोटा व्यापारी है, वो व्यापार करेगा कि अपना पूरा समय इसी में लगा के रखेगा कि हमको ये रिटर्न भरना है, ये पर्चा भरना है। ये थोड़ा सा अभी हम लोग इसमें कठिनाई महसूस कर रहा है व्यापारी वर्ग, और इसमें निश्चित रूप से सरकार को और हमारे वित्त मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने इनकम टैक्स के विषय में लिखा है कि हम उसको सहज बनाने का प्रयास करेंगे, या कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह जीएसटी पर और दूसरे टैक्स पर भी सरकार को सरलीकरण पर बहुत काम करने और उसे लोगों तक सहज बनाने की आवश्यकता है कि लोग उसमें थोड़े फ्रेंडली हो जाएं। उनके लिए काम करना, कम से कम आप पैसा ले लीजिए, लेकिन कम से कम फॉर्मेलिटीज़ हो, और तो थोड़ा सा आराम रहेगा व्यापार करने वालों को। बिल्कुल। और अभी तक जो देखा गया है टैक्स जीएसटी में 1500-1700 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, सुधार किए गए हैं, 1800-1500 के करीब सुधार किए गए हैं इस बार। तो आखिर इतनी पेचीदगियाँ क्या है उसमें? कोई इतने बार बार के सुधार के बाद भी अभी भी व्यवसायी वर्ग सेटिस्फाइड नहीं है, परेशान है। एक तो इसमें बहुत स्लैब्स हैं। पहले सोचा गया था कि एक ही स्लैब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1% भी है, 3% भी है, 5% है, आपको 18% है, 28% है। तो ये ठीक है, जो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो विलासिता की है या वैसे आज, लेकिन सीमेंट जैसी चीज़ पे 28% टैक्स है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा बुनियादी चीज़ है। आज कोई भी निर्माण है बिना सीमेंट के नहीं होता, उस पर 28% टैक्स है। ऐसी और भी चीज़ें हैं जिन पर टैक्स ज़्यादा है, जिसके लिए व्यापारी वर्ग बराबर से मांग करते रहा है कि इसका टैक्स स्लैब जो है कम होना चाहिए। तो ये तो चीज़ें हैं, और यही सब चीज़ें जब बार बार
असल में थोड़ा हड़बड़ी में लगा दिया गया ऐसा महसूस होता है। उसके पूरे जो चीज़ें, जितना उसका प्रारूप था उसको सही रूप से परख के अगर इसको हमारे ऊपर आता, व्यापारियों के ऊपर, तो ये इतने 1500 जो अभी तक अमेंडमेंट हुए ये, लेकिन अमेंडमेंट तो होते रहेंगे क्योंकि जब भी लोगों की तरफ से मांग जाएगी व्यापारी वर्ग से, बाजार से, और उसको सामने हमारे जो वित्त मंत्रालय देखेगा कि नहीं इसमें कुछ चीज़ें तो है जो कि मतलब अनावश्यक है या जो कि अव्यावहारिक है, तो उसको व्यवहारिकता के रूप में लाने के लिए उनको तो अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन और जो चैम्बर है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो तो व्यवसायियों के लिए एक संस्था है, उनके कल्याण की बात करता है, उनके हिफाजत की बात करता है, साथ साथ वो गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट भी करता है व्यवसायियों की तरफ से, और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन की भूमिका भी रहती है। चैम्बर क्या सोचता है, टैक्स जो जीएसटी है उसका क्या मानदंड होना चाहिए, उसको किस तरीके से उसमें और भी बदलाव लाना चाहिए ताकि सुविधाएं बढ़ें, व्यवसायियों को परेशानी। आपको मैंने अभी बताया ना, आप तो कोषाध्यक्ष भी रहे हैं चैम्बर के। मैं तो आपको इसीलिए बताया अभी जी जी कि साहब ये जो 4-5 स्लैब है ना, कि 1% भी है, 3% भी है, 5% है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर टैक्स होना ही नहीं चाहिए, जो कि पहले नहीं होता था। आज बालू जैसी चीज़ पर हमको 5%, गिट्टी पर 5%, जो कपड़ा हम पहनते हैं, पहले जो थान वाला कपड़ा होता था उस पर टैक्स नहीं होता था, सिर्फ रेडीमेड जिस पर कि मतलब काट के बना के फिर बेचते थे तो उस पर सेल टैक्स होता था। लेकिन अब सारी चीज़ों पर आ गया है और इसमें विभिन्न जो स्लैब है उससे काफ़ी सारी परेशानियां हैं, और चैम्बर इसके ऊपर बराबर से आवाज़ उठाते रहा है। हम लोगों के ज्ञापन अभी थोड़े दिन पहले ही निर्मला सीतारमण जी का एक कार्यक्रम रांची में भी हुआ था, जी जी, उसमें भी चैम्बर ने उनके सामने अपनी कुछ मांगे रखी थी। उसमें ये भी एक बहुत बड़ी मांग थी कि इसका सरली जीएसटी खास करके, क्योंकि अब इसमें प्राय मतलब 20 लाख का मतलब होता है कि एक दिन में 6000 की बिक्री, तो 6000 की बिक्री होते ही आप उस दायरे में आ जाते हैं। एक तो इसके स्लैब को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, ये बहुत कम है आज, और स्लैब ठीक नहीं करने से नुकसान आखिर सरकार का भी होता है। कई लोग 6000 का बिक्री नहीं शो करते हैं, तो जो चोरी है तो टैक्स की भी चोरी है, सरकार का ही नुकसान है उससे। एकदम आप सही बात बोल रहे हैं जी। इसलिए इसका सरलीकरण, इसका एक ठोस ढांचा जो कि सबको सहूलियत वाला हो, जिसमें फ्रेंडली हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसके ऊपर गहन विचार और कार्य की दोनों की आवश्यकताएं हैं। मृत्युंजय जी, एक कंट्राडिक्टरी बात है कि सीमेंट पे 28% का जीएसटी और बालू पे 5% का जीएसटी, ये कुछ समझ में नहीं आया। ये एक तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की, डेवलप करने की बात करते हैं भारत सरकार, और एक तरफ आप दो जो चीज़ें हैं जिसके बिना कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता, एक पे 28% और एक पे 5% का, ये कुछ आपको अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, थोड़ा सा मैं उसके बेसिक प्रिंसिपल से बात करना चाहूँगा। देखिए, जीएसटी जो आप अगर देखेंगे, मैं मानता हूँ उसमें बहुत सारे सुधार की और आवश्यकता है, और चैम्बर और अदर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लगातार अपना ज्ञापन सौंपते हैं, उसमें रिविजन्स भी आते हैं। आप देखेंगे जब स्टार्ट हुई थी जीएसटी और तब से अब का भी स्वरूप देखेंगे तो बहुत चेंजेस देखेंगे। लेकिन अब देखिए, जीएसटी एक रिवोल्यूशनरी में स्टेप बोल लूंगा टैक्सेशन के रेजिम में इंडिया में। जीएसटी की बात कब से होती रही है? 60-70 से होती रही। यूनिफाइड टैक्स की हुई कब? जाके 16-17 के आसपास हुई। सबसे पहले उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से नहीं कहा कि मैं एक जीएसटी ला रहा हूं, उन्होंने एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का टीम बनाया। सुशील मोदी उसको लीड कर रहे थे, आपको ध्यान होगा, सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स उसमें थे। उसमें बैठ के डिसीजंस लिए गए प्रोसेसेस पे, उसमें बैठ के डिसीजंस लिए गए स्लैब्स पे, उसमें बैठ के डिसीजंस लिए गए कि कौन से स्लैब में कौन सा प्रोडक्ट आएगा। जब हम प्रोडक्ट और उसके टैक्सेशन की बात करते हैं तो उस पर मैं इनफैक्ट बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि कैसे कोई एक कैसे डिसाइड होता है कि 5%, 12%, 18%, 28% होना चाहिए टैक्सेस। इनफैक्ट हमें बहुत वो कॉमन सेंसिकल लगता है कि इस पे 28% क्यों है, लेकिन बहुत सिंपल लॉजिक होता है कि जो रॉ मटेरियल इनपुट्स होते हैं वो जनरली लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में आते हैं, और जो प्रोसेस्ड होते हैं वो जनरली हायर टैक्स ब्रैकेट्स में जाते हैं। नहीं तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एक बोलते हैं जो आने लगेगा, काला बाजारी होगी मार्केट में। तो उस प्रकार से ऐसे बहुत सारे आइटम्स पे आपको देख के लगेगा कि ये, इनफैक्ट बीच में एक आपको याद होगा कंट्रोवर्सी आई थी कि सैनिटरी पैड्स पर टैक्स है 5% का, आपको याद होगा, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी आई थी कि उस पर नहीं टैक्सेशन होना चाहिए। तो उसके अपने लॉजिक हैं कि उसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उस पर ऑलरेडी अगर उससे ज़्यादा टैक्स है और उस पर अगर कम टैक्स है
तो फिर उसको समझ लीजिए लोग आर्बिट्राज करने लगेंगे एज अ रॉ मटेरियल, है ना। तो एक एक प्रोडक्ट पे शायद मेरा कमेंट करना सही नहीं होगा, केडिया साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे उस पर कैसे है। लेकिन मैं मानता हूं कि जीएसटी, दूसरी तरफ उसके कुछ फायदे भी दिखे। इनफैक्ट देखिए, किसी भी गवर्नमेंट का क्या एम होता है, गवर्नमेंट का एम होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को टैक्स ब्रैकेट के अंदर लाना। कोई अगर 1 रुपए टैक्स भी दे रहा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो 1 रुपए टैक्स दे रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसका डेटा गवर्नमेंट के पास है कि एक व्यक्ति है जो इस प्रकार का व्यापार कर रहा है, जो 10,000 का ही व्यापार कर रहा है लेकिन कर रहा है। इससे वो क्या करती है कि उसके पास डेटा आता है तो उसे पता होता है कि इतने क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स, इतने ये है, इतने ये है, उसके स्कीम्स, उसके पॉलिसीज अच्छे बन पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मृत्युंजय जी, उसमें कॉम्प्लिकेशंस इतने हैं, जो अभी सुनील केडिया साहब ने कहा कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस इतने हैं कि थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप पे एफआईआर होगा, मुकदमा होगा, और जीएसटी के मुकदमे हजारों लंबित हैं देश भर में, बड़े बड़े मामले लंबित हैं। चलिए, फिलहाल चर्चा में बस इतना ही।